एवरेज रिलेटेड सम शॉर्ट ट्रिक्स। हम क्या करेंगे, उन शॉर्ट ट्रिक्स को समझेंगे भी, उन शॉर्ट ट्रिक्स को समझने के साथ साथ उन शॉर्ट ट्रिक्स को हम याद रखेंगे। एवरेज रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स, तो एवरेज रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं? कुछ ट्रिक्स हैं जिन पर सवाल आपका सीधा सीधा आ जाता है और आपको एक ही लाइन में बिना पेन चलाए उसका आंसर लिखना होता है। तो जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं आपको दो नंबर्स दे देता हूं 1 और 2, मैं पूछता हूं इसका एवरेज क्या होगा, तो आप इनको ऐड करके 3/2 कर दोगे एंड यू विल गेट 1.5, है ना। इसी तरीके से मैं क्या करता हूं कि स्टार्टिंग के 3 नंबर्स ले लेता हूं और मैं इसे डिवाइड करूंगा 3 से इसका एवरेज निकालने के लिए। तो आप देखेंगे 6/3, 3 2 जा 6, तो आपका जो आंसर आया वो 2 आया। अगर मैं स्टार्टिंग के 4 नंबर्स ले लेता हूं तो मैं इसका एवरेज निकालने के लिए इसे 4 से डिवाइड करूंगा, तो आपका ये एक तरीके से 10/4, आप कैंसिल करोगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और आपका आंसर जो आएगा 2.5 आएगा। यानी अगर आप लोग ध्यान देते हो तो आप देखो कि पहले एवरेज 1.5 था, फिर आपका एवरेज 2 हुआ, 2 के बाद आपका एवरेज 2.5 हुआ, और हर बार एवरेज में क्या होता है कि 0.5 और 0.5 की आपकी वृद्धि यानी इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये जो संख्याएं आप ले रहे थे, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी थी? प्राकृतिक संख्याएं थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पर क्वेश्चन आता है तो कैसा आता है। इस पर क्वेश्चन जैसे आपका आता है, क्वेश्चन है जैसे आपसे कह देता है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, औसत यानी बेटा एवरेज, औसत यानी एवरेज, क्रमागत को आप कॉन्जिक्यूटिव कह सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव, और प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स का औसत। वो आपसे कह देता है कि 25 है, फिर वो कहता है कि अगली यानी आगे आने वाली अगली 2 संख्याएं शामिल करने पर औसत क्या होगा। औसत क्या होगा? तो आप ध्यान दो कि जैसे आपने ऊपर प्राकृतिक संख्याएं लिखी थी, तो आपकी प्राकृतिक संख्याओं में जब आपने एक संख्या की वृद्धि की थी तो 0.5 की वृद्धि हो रही थी, तो यानी आपकी एक संख्या पर 0.5 की वृद्धि होती है। तो अगर मैं दो संख्याओं की वृद्धि कर दूं, मैं कह रहा हूं 5 संख्याओं का औसत 25 है, और मैं क्या कर रहा हूं कि अगली दो संख्याओं की वृद्धि कर रहा हूं, छठी और सातवीं दो संख्याओं की वृद्धि कर रहा हूं। तो आपने देखा कि एक संख्या की वृद्धि पर एक संख्या अगर मैं ऐड करता हूं तो 0.5 की औसत में वृद्धि होती है। तो यानी मैं दो संख्याएं अगर ऐड करूंगा तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी? हाँ, तो औसत में आपकी 1 की वृद्धि हो जाएगी। एक पर आपकी 0.5 की वृद्धि होती है, तो आपका 2 पर 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आप कह सकते हो, आपसे वो नया औसत पूछता है तो केवल अगर आपसे वृद्धि या इंक्रीमेंट पूछता है, केवल आपसे वृद्धि, केवल आपसे वृद्धि पूछता है, तो आप वृद्धि कहोगे कि भाई एक पर 0.5 की, तो 2 पर 1 की वृद्धि होगी।
और अगर वो आपसे पूछता है कि नया औसत क्या है, तो नया औसत आप उसको क्या बताओगे, नया औसत, क्योंकि पुराना औसत 25 था तो उसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो नया एवरेज जो हो जाएगा वो 26 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। तो इसी तरीके से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और भी हैं जिनको आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने अभी 1 2 3 लिया था, अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक और देखते हैं। जैसे समझते हैं फिर उसको शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज करेंगे। जैसे 1 और 3 का एवरेज कितना होगा, तो आप डिवाइडेड बाई 2 करोगे, यानी 4/2, तो आपका आंसर आएगा 2। अगर आप 1 3 और 5 को ले लेते हो और 3 से डिवाइड करते हो, तो आपका 5 3 8 और 1 9, और 3 से डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 3। अगर आप 1 3 5 और 7 ले लेते हो और डिवाइडेड बाई 4 करते हो, यानी इनका एवरेज निकालते हो, तो आपका आएगा 16/4, यानी 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर सब में कितने कितने की वृद्धि हो रही है बेटा, 1 1 की वृद्धि हो रही है ना। यहाँ पर सब में आपकी 1 1 की वृद्धि हो रही है। आप एक नंबर बढ़ा रहे हो एवरेज के लिए, तो आपका एवरेज में भी 1 की वृद्धि हो जा रही है। ये कैसी संख्याएं हैं बेटा, तो ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं, ये आप ऑड नंबर्स की बात कर रहे हो, आप ऑड नंबर्स की बात कर रहे हो, है ना। ऑड नंबर्स यानी ये कैसी संख्याएं हो गई, ये सारी की सारी संख्याएं विषम संख्याएं हो गई। अगर आप देखोगे सम संख्याओं के बारे में, तो भी आपको इसी तरीके का दिखाई देगा। जैसे कि अगर आप सम संख्याओं के एग्जाम्पल्स ले लेते हो, जैसे सम संख्या में आपने 2 और 4 को ले लिया, आपने डिवाइडेड बाई 2 करा, तो 6/2 आएगा, यानी 3 आएगा। इसी तरीके से अगर आप 2 4 6 को ले लेते हो, डिवाइडेड बाई 3 करोगे, तो आपका 4 2 6 और 6 12/3, यानी 4 आ जाएगा। ऐसे ही आप 2 4 6 और 8 को ले लेते हो, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 12 और 8 20/4, यानी 5। तो यहां पर भी आप चेक कर सकते हो कि एक संख्या की वृद्धि पर आपका 1 की वृद्धि हो रही है, यानी +1 की वृद्धि हो रही है, +1 की वृद्धि हो रही है। तो इसमें भी सवाल आपका कैसा आता है, इसमें भी आपका सवाल कुछ इसी तरीके का आएगा। जैसे हम सवाल की तरफ ध्यान देते हैं, तो सवाल देखेंगे हम। जैसे वो आपसे कह देता है कि 7 क्रमागत सम संख्याओं, सम या विषम कुछ भी हो, सम संख्या आप जानते हो, सम संख्या को इवन नंबर्स कहते हैं। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यानी एवरेज, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 30 है। अब वो कहता है अगली 5 संख्याएं, अगली 5 संख्याएं शामिल कर लेने पर औसत क्या होगा, करने पर औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो औसत क्या होगा, तो आप बहुत इजीली इस चीज को समझ सकते हो कि 7 क्रमागत सम संख्याएं दी हुई हैं, 7 का औसत कितना दिया हुआ है, देखो 7 का औसत आपको 30 दिया हुआ है। अब आपको संख्याओं पर ध्यान देना पड़ेगा कि संख्याएं कैसी हैं। देखिए उस संख्याएं अगर सम या विषम है, संख्याएं अगर सम या विषम है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक संख्या की वृद्धि पर 1 की वृद्धि होती है। यहाँ पर आप कितनी संख्याएं यूज कर रहे हो, यहाँ पर आप 5 संख्याएं यूज कर रहे हो। तो जब आप 5 संख्याएं यूज कर रहे हो, तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि एक पर एक का इंक्रीमेंट होता है, तो 5 संख्याएं ऐड करोगे तो औसत में 5 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी जो औसत पहले 30 आ रहा था, अब वो औसत कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। बेटा आप इस चीज को ध्यान रखोगे, केवल आपसे अगर नया औसत पूछता है तो आप उसको नया औसत बताओगे, और अगर वो आपसे पूछता है केवल वृद्धि के बारे में, केवल वृद्धि या इंक्रीमेंट के बारे में, तो आप उसको बताओगे वृद्धि का मतलब कि उसमें 5 की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आपने 1 पर 1 की वृद्धि करी तो 5 पर 5 की वृद्धि हो जाएगी। सेम चीज विषम संख्याओं के साथ हो जाएगी। तो इस ट्रिक को भी हम आगे बढ़ाते हैं और एक चीज और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं अभी आपको पीछे की ट्रिक में दोबारा से ले जाऊं, तो कुछ प्रथम का भी चक्कर चल रहा है। जैसे कैसे चल रहा है, जैसे यहां पर अगर मैं आपको ध्यान दूं,
अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपने कौन से शुरुआत के दो नंबर्स लिए थे, 1 और 3, दो ऑड नंबर्स लिए थे, है ना। नंबर्स कितने लिए थे, दो लिए थे, तो एवरेज कितना आया आपका, एवरेज आया 2। यहां पर आपने कौन से नंबर्स लिए थे, यहां पर आपने स्टार्टिंग के 3 नंबर्स लिए थे, तो आपका एवरेज कितना आया, 3। यहां पर आपने स्टार्टिंग के 4 नंबर लिए थे, तो आपका एवरेज कितना आया बेटा, आपका एवरेज आया यहां पर 4। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को हम लिख करके भी याद कर लेंगे। जैसे मैं अगर आपको ये बात बताऊं, मैं आपसे ये कहूं, प्रथम की बात होनी चाहिए, प्रथम की बात होनी चाहिए कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, औसत यानी बेटा एवरेज, तो औसत जो होगा वो n ही होगा। प्रथम यानी फर्स्ट, और आपसे कहे विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स, तो यानी फर्स्ट ऑड नंबर्स का जो एवरेज होगा, अगर n संख्याएं हैं तो n होगा। बेटा कहने का मतलब क्वेश्चन कैसे, जैसे मैंने अभी आपको वहां पर बताया कि आपने 1 और 3 लिया था, जैसे आपने 1 और 3 लिया था, तो आपने शुरुआत के फर्स्ट 2 नंबर्स लिए थे, तो इसका एवरेज भी जो बैठा था वो 2 ही बैठा था, एवरेज 2 बैठा था, नंबर्स 2 थे तो एवरेज 2 बैठा। नंबर से स्टार्टिंग के अगर आप 3 लोगे, 3 नंबर से स्टार्टिंग के ले लोगे, 5 3 8 और 1 9, और इसको इसका आप एवरेज निकालोगे तो 3 आएगा। आपने क्या किया, नंबर्स 3 लिए, आपने क्या करा, 3 नंबर्स लिए स्टार्टिंग के, तो एवरेज 3 आया। आप इस बात को ध्यान रखना, स्टार्टिंग के 2 नंबर्स लिए तो एवरेज 2 आया। अब इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं कि इस पर बनने वाला क्वेश्चन आप सेकंडों में कैसे कर पाओगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप किस तरीके से इसको कर सकते हो आप देखो। जैसे क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्वेश्चन आता है आपका कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम का मैंने कह दिया कि फर्स्ट, मैंने आपको बता दिया फर्स्ट, विषम का मतलब ऑड नंबर्स, और एवरेज का औसत हो गया मीनिंग। तो आपका वो पूछ रहा है कि फर्स्ट 50 टर्म्स, फर्स्ट 50 कॉन्जिक्यूटिव ऑड टर्म्स का एवरेज क्या होगा, तो आप इसको बहुत ही इजीली बता सकते हो। आप बता सकते हो कि प्रथम फर्स्ट 50 नंबर्स का जो एवरेज होगा, आप एक ही बार में बता सकते हो कि इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 50 ही होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आपको देखनी है, अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स 50 है तो आपका आंसर सीधे एवरेज 50 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता, कई बार ये क्वेश्चन आता है आपका इस तरीके से, कई बार आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा 1 3 5 7, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, उसने आपका करते करते ऐसे ही डॉट 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 लगा करके 100, सॉरी 100 नहीं कह सकते आप इसको कह लो 99, 99 आप कह लो, क्योंकि लास्ट टर्म ऑड पढ़नी चाहिए। अब देखिए यहां पर उसने ये नहीं कहा है, वो कह रहा है का औसत क्या होगा, औसत एवरेज पूछ रहा है। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं देख रहा है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रहा है, यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रहा है, वो कह रहा है इसका एवरेज क्या होगा। तो आप जानते हो, अगर मैं ये वाली बात कहता हूं कि 1 से लेकर के 100 तक, तो 1 से लेकर के 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप जानते हो कि 50 जो होती हैं सम संख्याएं होती हैं, 50 जो होती हैं विषम संख्याएं होती हैं, है ना। सम का मतलब इवन होता है, विषम का मतलब ऑड होता है। तो आप ये बता सकते हो कि 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का अगर आपको एवरेज बताना है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, आप इसका आंसर 50 ही लिखोगे बेटा। क्योंकि 1 से लेकर के, आपने 1 से स्टार्टिंग करी, 1 3 5 7,
तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है। दूसरे नंबर पे तो यहाँ पर 3 आ रहा है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर 5 आ रहा है, चौथे नंबर पर 7 आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि नंबर ऑफ टर्म्स 7 हो जाएंगी या नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो जाएंगी। अगर मैं एक एक छोड़ करके गिनूं 1 3 5 7 और इस तरीके से मैं 99 तक काउंट करूं तो मेरी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बैठेंगी, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या कितनी बैठेगी, नंबर ऑफ टर्म्स तो मेरी आपकी 50 ही बैठेगी ना। तो जो नंबर ऑफ टर्म होगी वही आपका आंसर आता है। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान से रखना है। अब आप से तीसरा, इसी क्वेश्चन को वो आपसे किस तरीके से पूछ लेता है, इसी क्वेश्चन को आपसे वो पूछ सकता है कि 1 से 150 तक की सभी विषम संख्याओं विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से लेकर के 150 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहां पर उसने कंडीशन लगा दी कि देखो 1 से, तो 1 से अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो 1 से स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रथम जरूर होना चाहिए इस ट्रिक के लिए। और विषम संख्या आप जानते हो कि विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर्स होता है। अब यहां पर आपको ये चेक करना है कि 1 से 50 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या कितनी होगी। पदों की संख्या के लिए उसने एक कंडीशन लगा दी कि पदों की संख्या कौन से पद गिनने हैं आपको, ऑड गिनने हैं। तो 1 से लेकर के 150 तक, अगर मैं 1 से लेकर के 150 तक बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं 1 से लेकर के 150 तक 75 सम संख्याएं होंगी बेटा, और 75 ही विषम संख्याएं होंगी, 75 विषम संख्याएं होंगी। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। बस नंबर ऑफ टर्म्स 75 होंगी तो इनका एवरेज यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो 75 ही आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे हमने विषम में ये वाली चीज़ देखी, वैसे ही हम इधर ध्यान देते हैं तो हमारे पास सम के लिए भी इसी तरीके का कुछ हो रहा था। यहाँ पर आपने देखो स्टार्टिंग में आपने क्या करा था, आपने स्टार्टिंग की दो सम संख्याएं ली थी यानी इवन नंबर्स लिए थे। तो स्टार्टिंग का आपने दो नंबर्स लिए तो आपका एवरेज 3 आया। आपने स्टार्टिंग के 3 नंबर्स इवन लिए तो आपका आंसर 4 आया। आपने स्टार्टिंग के 4 नंबर्स जो है वो इवन लिए तो आपका आंसर 5 आया। यानी आप देख रहे हो 2 नंबर्स लोगे तो आंसर 3 आएगा, 3 नंबर्स लोगे तो आंसर 4 आएगा, 4 नंबर्स लोगे तो आंसर 5 आएगा। तो इस पर भी इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जिस तरीके का क्वेश्चन अभी आपने देखा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप यहां पर देखो कि इसी तरीके के आपके कुछ क्वेश्चंस इवन नंबर्स को लेकर के बनते हैं। तो इवन नंबर्स का अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो मैं आपसे पूछता हूं कि 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सम संख्याओं का औसत क्या होगा, सम संख्या यानी आपका कौन सा नंबर हो गया, आपका इवन नंबर हो गया, आपका इवन नंबर हो गया। औसत का मतलब आपका एवरेज हो गया। और आपसे स्टार्टिंग की कही है 1 से 100 यानी आपसे स्टार्टिंग की बात कर रहा है। तो आप ये बताओ कि मैं स्टार्टिंग की, मान लीजिए स्टार्टिंग की मैं दो संख्याएं ले रहा था, जैसे मैं 2 और 4 ले रहा था। तो 2 और 4 का जो एवरेज आ रहा था वो मेरा कितना आ रहा था, 3 जा 6 आ रहा था, है ना। तो ये मेरा, मैंने नंबर्स लिए थे 2, मेरा आंसर आ रहा था 3। मैंने नंबर्स लिए थे 3, है ना। तो मेरा एवरेज कितना आ रहा था, 6 4 10 2 12/3। तो मेरा नंबर तो 3 4 जा 12। तो मेरा जो आंसर आ रहा था वो 4 आ रहा था। तो मैं इसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग का 2 नंबर लोगे तो आपका आंसर 1 नंबर बढ़ा हुआ आएगा। यहाँ पर आपने 1 से 100 तक की संख्या ली है तो 1 से 100 तक आप जानते हो कि 50 सम संख्या होती हैं, 50 विषम संख्याएं होती हैं। अब आप मुझसे कहोगे हाँ इवन नंबर्स होते हैं और ये ऑड नंबर्स होते हैं। तो फिर मैं आपसे यही पूछूंगा
कि आपका भैया सम है, तो सम के बारे में आप क्या कहोगे कि 50 सम संख्याएं हैं, तो 2 थी तो आंसर 3 आया, 3 थी तो 4 आया, अब 50 हैं तो आंसर कितना आना चाहिए बेटा 51। तो 51 जो आना चाहिए वो आपका एवरेज आना चाहिए स्टार्टिंग की 50 संख्याओं का, जो कि सम संख्याएं होंगी उनका एवरेज। इसी सवाल को वो भी फिर से ऐसे ही करके पूछ सकता है ना। वो आपसे पूछ सकता है प्रथम, वो आपसे पूछ सकता है प्रथम 150 प्रथम 150 सम संख्याओं का औसत। तो आपको यहां पर इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा, आपको यहां पर यह ध्यान देना पड़ेगा कि प्रथम 150 सम संख्याएं, प्रथम 150 सम संख्याएं, है ना। तो आपको यहां पर ये चीज ध्यान दो कि प्रथम 150 सम संख्याओं का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, नंबर ऑफ टर्म्स तो 150 ही हो गई ना। तो आपका जो आंसर आएगा एक बढ़ा हुआ आएगा, यानी आपका 150 प्लस 1 आएगा, तो आप 151 कह सकते हो। यानी आपसे अगर वो पूछता है तो ट्रिक के रूप में आप इस चीज को ध्यान रखते हो कि प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होगा वो औसत आपका कितना हो जाएगा n+1, यानी एक बढ़ा करके आएगा। अब इसी तरीके से क्या होता है, हम इस चीज को और आगे लेकर के बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपके तब लगेंगे जब एक कंडीशन होगी। वो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जब क्रमागत संख्याएं दी हों, जब क्रमागत संख्याएं दी हों। बेटा क्रमागत का मतलब, मैं क्रमागत का मतलब पहले भी आपको बता चुका हूं, क्रमागत का मतलब होता है आपका कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में बात चल रही है। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब यही मत मान लो, तुम लोगों के कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मानने का मीनिंग 1 2 3 4 ही होता है। अरे 1 2 3 4 नहीं होता है, 1 2 3 4 भी होगा, 2 4 6 8 भी होगा, है ना, 1 3 5 7 भी होगा। और यही कॉन्जिक्यूटिव नहीं है बेटा, अगर आपका 5 10 15 है तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि उनमें गैपिंग सेम हो, लगातार हो। और लगातार होने का मतलब ये भी नहीं है कि वो शुरुआत से ही होंगी, वो बीच से भी हो सकती हैं। वो आपकी 90 से भी शुरू हो सकती हैं, 90 हो सकता है, 100 हो सकता है, 110 हो सकता है। तो आपकी गैपिंग सेम होनी चाहिए और वो नंबर्स लगातार पढ़ने चाहिए, तो वो कहलाएंगे आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो और बहुत ही आराम से इन चीजों को समझो कि जैसे मैं आपसे कहता हूं कि जैसे मैं 3 नंबर्स उठा लेता हूं, 2 4 और 6, मैं पूछता हूं आपसे इसका एवरेज क्या होगा। तो आप एवरेज निकालने के लिए आपके पास एक तरीका है, आप तीनों को ऐड करो और 3 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। और मैं आपको ये डायरेक्ट बताता हूं कि जब भी आपको ऐसे नंबर्स का एवरेज निकालना हो तो हमेशा बीच वाला नंबर ही जो होगा वो आपका एवरेज हो जाएगा। आप इस बात को समझो, आ रही है आपको बात समझ में। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं 1 3 5 7 9, ये मैंने 5 नंबर ले लिए, ये पांचों के पांचों नंबर कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। और मैं पूछूं कि इसका आंसर कितना होगा, तो आप आंसर इसका एवरेज कितना बताएंगे, आप इसका एवरेज 5 बताएंगे, एवरेज 5 बताएंगे। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं, अगर मैं और नंबर्स ले लेता हूं, जैसे मैं 2 4 6 8 10 12 14 ले लेता हूं, तो आप देखो कि 3 नंबर्स तो ये यहाँ पर आपके, 3 नंबर्स तो ये हो गए और 3 नंबर्स आपके इसके इधर हो गए, तो बीच में पड़ने वाला नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। तो आप इनका एवरेज डायरेक्ट लिख सकते हो, इनका एवरेज कितना होगा, 8 होगा। आपको बहुत ही ध्यान से बात समझनी पड़ेगी। मैं समझ पा रहा हूँ कई बच्चे इस चीज को सोच रहे होंगे कि अगर 4 नंबर बीच में पड़ जाएं तो क्या होगा, है ना, 4 नंबर बीच में पड़ जाएं तो क्या होगा। जैसे कि किसी ने मुझसे कह दिया 32 34 36 और 38।
अब बच्चा पूछ रहा है कि सर इसका एवरेज मुझे निकाल करके बताएं, इसका एवरेज कैसे निकलेगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ पर बीच में ऊपर की साइड आप देखें जो मैंने पढ़ाया उसमें जो नंबर बीच में पड़ रहा है वो आपका आंसर हो रहा है। यहाँ पर जब आप बात कर रहे हो तो यहाँ पर बीच में कोई नंबर नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो बीच में आपके कितने नंबर्स पड़ रहे हैं, यहाँ पर बीच में आपके 2 नंबर्स पड़ रहे हैं। आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर पड़ता है। इन दोनों नंबर्स के बीच में पड़ता है 35, तो 35 मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एवरेज निकालने का वही तरीका है, बस आपको ध्यान रखना है कि 2 नंबर्स पड़ रहे हैं तो 2 नंबर्स के बीच का नंबर आपका एवरेज हो जाएगा। हो सकता है आपके दिमाग में और भी बातें आए, आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर जैसे मैं कह रहा हूँ कि 29, 30, 31, 32, 33, 34, ये मैंने आपको कितने नंबर दे दिए, 6 नंबर दे दिए। 6 नंबर देने के बाद मैं पूछता हूँ आपसे कि इसका एवरेज क्या होगा, तो मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि बीच में कितने नंबर पड़ रहे हैं, 2 नंबर्स पड़ रहे हैं। इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर पड़ता है, इन दोनों नंबर्स के बीच में पड़ेगा आपका 31.5। तो यहाँ पर आपका ये एवरेज हो जाएगा, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन तो आप, ये तो टॉपिक तो सही है, लेकिन इसके ऊपर बनने वाला क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन मेरा आ गया, जैसे कि ये क्वेश्चन जो है सीपीयू में आया हुआ है, एसएससी सीपीयू में, कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 55 है, जो कि ए बी सी डी ई द्वारा निरूपित की जाती हैं। तो उनका एवरेज क्या होगा तथा, एवरेज नहीं, एवरेज तो हमें पता है, तो उनका, उनमें बी और डी का गुणनफल क्या होगा। तो बी और डी का गुणनफल क्या होगा, बहुत ही आसान चीज है, आपको इसको ध्यान रखना है। 5 क्रमागत विषम संख्याएं आपको हैं, उनका औसत दिया हुआ है 55, वो ए बी सी डी ई के द्वारा निरूपित की जाती हैं, तो उनमें बी और डी का गुणनफल क्या होगा। तो देखो ए बी सी डी ई ये कैसी संख्या है, 5 क्रमागत विषम संख्या है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस चीज का यूज आपको कैसे करना है। तो आप इस चीज का यूज कैसे करेंगे कि आपको पता है कि हमेशा बीच वाली संख्या ही, अगर क्रमागत संख्याएं दी हों तो बीच वाली संख्या ही उसका औसत होती है। तो जैसे सी आ रहा है तो 55 आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। यानी 55 कहां पर आएगा, 55 आएगा सी की जगह, 55 आएगा अगर सी की जगह। तो यानी विषम संख्याएं हैं, और 55 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है, तो 55 के बाद विषम संख्या आती है 57, 57, और उसके बाद आती है 59। 55 से पहले 53 आती है, और 53 से पहले 51 आती है। बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है कि 55 है तो यहाँ 54 आएगा। अरे 54 क्यों आएगा, यहाँ क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन पर तो ध्यान दो। अगर क्वेश्चन पर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में कहा है क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत विषम संख्याओं का मीनिंग क्या होता है भाई, विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, 2 2 के गैप पर होंगी। 51, 53, 55, 57, जैसे ही उसने एवरेज 55 कहा तो हमने बीच वाली संख्या को 55 रख दिया। जैसे ही बीच वाली संख्या को हमने 55 रखा है तो हमें पता चल गया है कि आगे जो 2 संख्याएं होंगी वो भी तो विषम ही होंगी, और पीछे जो 2 संख्याएं होंगी वो भी आपकी विषम होंगी। तो 55 से पहले विषम आता है 53, 51, बाद में आता है 57, 59। बी और डी का गुणनफल पूछ रहा है, तो वो अगर आपसे बी और डी का गुणनफल पूछ रहा है बेटा, तो आप
53 और 57 की गुणा करके इसका आंसर 3021 बता सकते हो। तो इस तरीके के सवाल हैं जो आप बहुत इजीली कर सकते हो। कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि एक क्वेश्चन ऐसा करके दिखाओ कि जिसमें चार संख्याएं आ रही हों। तो चार संख्याएं आना भी बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हो। चार संख्याओं वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूँ। चार संख्याओं वाला क्वेश्चन कैसा है? चार संख्याओं वाला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जो है चार संख्याओं वाला, ये आपका 10+2 एसएससी में आ चुका है। और ऐसे क्वेश्चन के आपको आंसर सेकंड में देने होते हैं। चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। वो कह रहा है चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। तो अब आपको ये वाली बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। चार क्रमागत सम संख्याएं जो होंगी, वैसे मैं कह दे रहा हूं कि जैसे मान लो कि ए बी सी डी होंगी। कैसी संख्याएं हैं ये? क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या मैं आपको फिर से बता दूं कि क्रमिक सम संख्या का मतलब कैसा है कि ये इवन नंबर्स हैं। और कैसे इवन नंबर हैं? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, लगातार पढ़ने वाले इवन नंबर्स, लगातार पढ़ने वाली सम संख्याएं हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आप देखो, जब सम संख्याएं होती हैं, बात सम संख्याओं की नहीं है, बात है नंबर ऑफ टर्म्स की। नंबर ऑफ टर्म्स चार हैं, तो यहाँ पर पदों की संख्या चार है और बीच में कितनी संख्याएं आपकी पड़ रही हैं? तो आप देखोगे कि बीच में दो संख्याएं आपकी पड़ रही हैं, बी और सी। अगर औसत 9 दे रहा है तो यानी ये बात निश्चित है कि 9 जो आएगा इन दोनों के बीच वाला नंबर होगा। और 9 को अगर आप ध्यान दोगे तो ए बी सी डी कैसी संख्या है? ये सम संख्या है। तो यानी बी सम संख्या होगी, सी सम संख्या होगी। 9 किन दो सम संख्याओं के बीच में पड़ता है? तो 8 और 10 के बीच में पड़ता है। यानी 8 से पहले जो होगा आपका 6 होगा और 10 के बाद जो होगा वो 12 होगा। बच्चों के दिमाग में आ रहा है 10 के बाद 11 क्यों नहीं होगा? अरे 11 कैसे हो जाएगा भाई, सम संख्या है ना? तो सम संख्या तो 10 के बाद सम संख्या तो 12 ही आएगी ना। तो आपसे पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो मेरे बेटा सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और ये 12 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सवालों को बहुत ही इजीली, आराम से सेकंडों में कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ कहीं ना किसी पेपर में आए हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान देनी पड़ेंगी और बहुत आराम से उनको करना पड़ेगा, क्योंकि बात चल रही है क्रमागत संख्याओं की। तो क्रमागत संख्याओं की ही बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि ये तो आसान था, लेकिन सर अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए 10, 15, 20, 25, 30 और एंड सो ऑन, इस तरीके से करते करते ये कहीं ना कहीं नंबर जो जा रहा है ये 145 तक जा रहा है। अब आपसे वो कहता है कि भाई इसका मुझको एवरेज निकाल करके बताएं। भाई ये भी तो है, ये भी क्या है? ये भी सारी की सारी ऐसी संख्याएं हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं हैं। इनमें 5-5 का गैप चल रहा है, एक सीरीज चल रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप इसका एवरेज किस तरीके से बताएंगे? तो देखिए, इसमें आप बीच वाला फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे सवालों में आपको घबराना नहीं है। इसके लिए आप एक छोटी सी चीज़ ध्यान रख लें कि ऐसे नंबर्स का एवरेज बताने के लिए आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कहने का मतलब प्रथम और अंतिम को प्लस कर दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। किस तरीके से? जैसे इसी क्वेश्चन का हम आंसर निकालते हैं इससे कि अगर मुझे इसका एवरेज बताना होता, अगर मुझे इसका एवरेज बताना है तो मैं क्या करता हूँ, 5 को और 145 को ऐड करता हूँ और 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये 150/2 हो जाएगा, जिससे मेरा आंसर 75 आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से मैं ऐसे सवाल कर सकता हूँ। ऐसे सवाल जो आते हैं वो थोड़ा सा आपका रूप बदल करके आते हैं। रूप बदलने का मतलब क्या है?
क्वेश्चन तो वही होगा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा वो चेंज करेगा। वो आपसे कह सकता है कि 10 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताएं। 10 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताएं। 10 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, इसका क्या मीनिंग हुआ? प्रथम 5 गुणज यानी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, इसका मतलब हुआ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स के का आपको एवरेज बताना है। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का आप एवरेज कैसे बताएंगे? आपको पता होना चाहिए कि जो 10 का प्रथम गुणज होता है, भाई 10 का पहला मल्टीपल क्या होता है? 10 का पहला मल्टीपल या गुणज का मतलब है 10 वन जा 10, यानी दूसरा क्या होगा 20, तीसरा क्या होगा 30, है ना, और क्या होगा 40, 50। इसका तो आप एवरेज इजीली बता सकते हैं क्योंकि बीच में 30 आ रहा है, क्योंकि आप बता सकते हो कि बीच में इजीली बता सकते हो कि बीच में 30 आ रहा है, तो 30 ही क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बता सकते हो, लेकिन अगर वो क्वेश्चन को आपका लंबा कर देता है, क्वेश्चन वो को कह देता है कि 18 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, 10 गुणजों का औसत यानी एवरेज पूछता है, तो 10 गुणजों का औसत आप कैसे बताओगे? आपको पता नहीं है। अब 18 का प्रथम गुणज 18 होगा, है ना, 18 का प्रथम गुणज 18 होगा, दूसरा 36 होगा, तीसरा 54 होगा, और इसी तरीके से लास्ट में आप जाओगे तो 18 का 10वां गुणज 180 हो जाएगा। तो बेटा आपको अगर इसका एवरेज बताना है तो आप एवरेज कैसे बता सकते हो? 18 और 180 को गुणा कर सकते हो, जोड़ सकते हो और 2 से डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, आपका आंसर कैसे आ जाएगा? आप इन दोनों को ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा 198 अपॉन 2, और 2 से आप इसे कैंसिल कर सकते हो, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो आपका जो होगा 99 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं। एक लास्ट शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपके काफ़ी काम की होगी। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और देखते हैं। देखिए एवरेज में क्या होता है, एवरेज में जैसे आपको कुछ संख्याएं दी हुई हैं, जैसे m मान लेते हैं, m संख्याओं का औसत n है, m संख्याओं का औसत n है, यानी n नंबर्स, m नंबर्स हैं जिनका एवरेज आपको कितना गिवन है, n गिवन है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहला पॉइंट है कि प्रत्येक संख्या में a की वृद्धि करने पर औसत, तो वो कितना हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा n प्लस ए। वृद्धि का मतलब क्या होता है बेटा? वृद्धि का मतलब होता है आपका इंक्रीमेंट। अगर आपने हर संख्या में, मतलब ईच नंबर में एक की वृद्धि कर दी, ए को बढ़ा दिया, तो एवरेज में भी ए बढ़ जाता है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक संख्या में ए की कमी, कमी यानी डिक्रीमेंट करने पर औसत क्या होगा बेटा? एन माइनस ए हो जाएगा। ऐसे ही प्रत्येक संख्या में ए से गुणा करने पर एवरेज कितना हो जाएगा? एन मल्टीप्लाई ए। ऐसे ही प्रत्येक संख्या में ए से भाग करने पर जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आपका एन बाई ए हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है जो कि आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हम पहले देख लेते हैं। तो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन जो है वो है कि आपका ये, आपका जो है 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है, वो आपसे ये कहता है कि 4 यदि 4 प्रेक्षणों, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत
20 है और उनमें प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ दिया जाए, सी जोड़ा जाए, तो एवरेज 22 हो जाता है। एवरेज यानी औसत 22 हो जाता है। तो सी का मान क्या है? तो सी का मान क्या है? बिल्कुल इसी तरीके से ये सवाल पेपर में आया हुआ था। अब आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि चार प्रेक्षणों का औसत 20 है। जैसे m का n था, वैसे ही चार का आपका कितना हो गया? आपका चार का 20 आ गया। चार का 20 आ गया। वो कहता है उनमें प्रत्येक में एक अचर पद c जोड़ दिया जाए। ये जो आपको अचर बोला है ना बेटा, ये एक अज्ञात है, ये एक अननोन चीज है। ये जोड़ा जाएगा तो आपका एवरेज 22 हो जाएगा। हमें बस इतना समझ में आ रहा है। मतलब ये जो भी है, ये ए बी सी डी चार संख्याएं हैं, इनका एवरेज 20 था। अब इनमें सब में क्या क्या जोड़ा गया कि एवरेज 20 हो गया? तो देखो 22 हो गया, तो एवरेज 20 से 22 हो रहा है, यानी दो जोड़ा जा रहा है। तो यहां पर हर संख्या में आप क्या कर रहे होगे? दो दो जोड़ रहे होगे। तो जो अज्ञात पद है सी, उस सी की वैल्यू कितनी हो जानी है? 2 हो जानी है। अगर हमें ये शॉर्ट ट्रिक्स पता थी तो हम इस प्रकार के सवाल को बहुत जल्दी और बहुत आराम से कर पाते हैं, है ना? जैसे कि एक सवाल और है, ये भी आपका 10+2 में आया हुआ सवाल है, जो मैं अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। और इस क्वेश्चन के साथ हम आज का लेक्चर का दी एंड करेंगे। 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है यदि हर संख्या को दो से विभाजित, यदि हर संख्या को दो से विभाजित और और तीन से गुणा किया जाए, तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? तो आपको इस चीज पर ध्यान रखना है, इस चीज को समझना है कि 10 के पहले 10 गुणजों का औसत, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको मैं बता चुका हूं कि गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल 55 है। मल्टीपल का एवरेज, एवरेज जो है वो एवरेज 55 है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान रखना है कि एवरेज 55 है हर संख्या में। इस लाइन का आपको सही यूज किस तरीके से करना है? इस लाइन का आपको सही यूज इस तरीके से करना है कि हर संख्या में वो क्या कर रहा है? दो से विभाजित। विभाजित करने का मतलब होता है बेटा डिवाइड करना। आपने डिवाइड किया और तीन से जो है आपने गुणा की, यानी मल्टीप्लाई किया। आपसे पूछ रहा है नया एवरेज क्या होगा। अब आपको अगर ट्रिक नहीं आती है तो क्वेश्चन बहुत हार्ड है, और अगर आपको ट्रिक आती है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो 10 के पहले 10 गुणजों का औसत हमें नहीं पता क्या था, हमें तो बस 55 से मतलब है कि एवरेज 55 था। ठीक है ना? एवरेज 55 था और इसी 55 का हम यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि हर टर्म में जितना होगा उतना ही एवरेज के साथ होगा। अब वो कहता है कि को दो से विभाजित और तीन से गुणा किया जाए, तो हम 55 को भी क्या करते हैं? दो से विभाजित और तीन से गुणा कर देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। 5×3 = 15, 15 और एक 16, और 2 से आप इसे डिवाइड कर दो तो 2×8 = 16, 2×2 = 4 और 2×5 = 10। तो 82.5 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप आराम से सीखते रहिए, है ना? और रेगुलर इन क्लासेस को पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।